आज की इस वीडियो में हम माइन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक होता है और इसके साथ एक और सोल्जर टॉमी भी होता है। ये दोनों ही बहुत शार्प शूटर होते हैं और इन्हें एक टेररिस्ट को शूट करने के लिए भेजा जाता है। अब ये बहुत बड़े रेगिस्तान में अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस टेररिस्ट को मारने के लिए यूएस आर्मी कई सालों से मुख्तलिफ मिशन कर रही है। फिर कुछ देर बाद इसी सहरा के अंदर एक वेडिंग सेरेमनी की जाती है जिसके अंदर वो टेररिस्ट भी शामिल होता है। माइक अपनी स्नाइपर का निशाना इस टेररिस्ट के सर पर लगाता है, लेकिन उसके सामने एक और आदमी आ जाता है जिसकी वजह से माइक अपना निशाना हटा लेता है। लेकिन माइक की स्नाइपर की चमक से उस टेररिस्ट का गार्ड महसूस कर लेता है कोई है जो उन पर नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं और वो टेररिस्ट भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अब ये टेररिस्ट बुरी तरह से माइक और टॉमी के पीछे पड़ जाते हैं। ये पूरा एरिया उसी टेररिस्ट का होता है जिसकी वजह से उसके गार्ड इस एरिया को अच्छे से जानते हैं। लेकिन माइक और टॉमी एक पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं और वो ये जानते हैं कि वो ज़्यादा देर इनसे बच नहीं सकते। लेकिन फिर अचानक से कुदरत इनका साथ देती है और एक बहुत बड़ा रेत का तूफ़ान उठने लग जाता है। अब टेररिस्ट के लोग भी समझ जाते हैं कि वो सोल्जर इस तूफ़ान में उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब माइक और टॉमी बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसके बाद वो यूएस आर्मी से कॉन्टेक्ट करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं। इनके हेडक्वार्टर से इन्हें ऑर्डर मिलता है कि तुम जहां पर मौजूद हो यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर एक गांव है, तुम वहां पहुंच जाओ, फिर वहां से तुम्हें एक टीम दी जाएगी। इसके बाद ये दोनों उसी गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि इनके सामने लोहे की एक बहुत बड़ी प्लेट उड़कर आती है। इस प्लेट के ऊपर डेंजर का साइन बना होता है, जिसकी वजह से माइक टॉमी से कहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। माइक टॉमी को बताता है कि नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से वॉर चल रही है, जिसकी वजह पर जगह जगह माइंस बिछाए गए हैं और हम उनके ट्रैप में फंस सकते हैं। लेकिन टॉमी माइक से कहता है कि अब हम गांव से ज़्यादा दूर नहीं हैं, या तो हम इसी रेगिस्तान में यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे या फिर हमें ज़िंदा रहने के लिए उस गांव में जाना होगा। लेकिन टॉमी जानता है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा माइक भी उसके साथ नहीं आएगा, जिसकी वजह से टॉमी बढ़ना शुरू करता है और 1-2 कदम ही आगे जाने पर टॉमी का पैर माइन के ऊपर आता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें टॉमी की दोनों टांगें ज़ाया हो जाती हैं और पीछे मौजूद माइक का भी एक माइन के ऊपर पैर आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को वहीं पर रोक लेता है। अब माइक टॉमी से कहता है तुम हेडक्वार्टर से मदद मांगो, लेकिन टॉमी को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो इसकी एक भी बात नहीं सुनता। टॉमी सबसे पहले अपने आप को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो हेडक्वार्टर कॉल करता है, लेकिन उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब माइक अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए पागल हो रहा होता है, क्योंकि वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देखना चाहता, जिसकी वजह से माइक टॉमी से कहता है कि मैं अपना पैर हटा रहा हूँ, ये माइंस पुरानी हो चुकी हैं तो हो सकता है ये ब्लास्ट ना हो। लेकिन टॉमी माइक को मना कर देता है और बोलता है कि बिल्कुल पैर मत हटाना। अब टॉमी समझ जाता है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो माइक ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से टॉमी अपनी गन निकालता है और ख़ुद को शूट कर देता है। अब माइक इस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका है और वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। पहले वो अपने आप को रिलैक्स करता है, उसके बाद एक कुल्हाड़ी की मदद से टॉमी का बैग अपनी तरफ खींचता है, जिसके अंदर सारा वायरलेस सिस्टम मौजूद होता है। इसके बाद माइक हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर कैप्टन उससे कहता है कि हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह तुम मौजूद हो वहाँ पर बहुत बड़े रेत के तूफ़ान चल रहे हैं। अब कैप्टन माइक को 52 घंटे का टाइम देता है कि इससे पहले हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब माइक बुरी तरह से थक चुका होता है और यहाँ पर एक मुसीबत तूफान की शक्ल में फिर से आ जाती है। माइक इसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माइक जानता है कि तूफान की पावर इतनी होती है कि वो इसे उड़ा कर ले जाएगी,
जिसकी वजह से वो अपनी गन को रेत के अंदर फंसा देता है और फिर तूफान माइक तक पहुंच जाता है। माइक अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेता है जिसकी वजह से वो इस तूफान से बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि टॉमी की बॉडी हवा की वजह से उसके बहुत करीब आ चुकी है। माइक अपना और टॉमी का सारा पानी पी चुका होता है और वो इस वक्त बिल्कुल भूखा और प्यासा खड़ा होता है। अब यहाँ खड़े खड़े उसका सब्र बिल्कुल टूटने लग जाता है और वो अपनी गन निकाल कर हवाई फायर करने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। अब माइक फैसला करता है कि वो खुद को गोली मार देगा, लेकिन जैसे ही वो अपने सर पे गन रखता है उसे अपने सामने एक गांव का आदमी नज़र आता है। माइक इस आदमी को सारी कहानी सुनाता है और वो आदमी माइक से कहता है कि तुम दूसरा कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन माइक उसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह इसमें ब्लास्ट हो जाऊंगा। ये आदमी यहाँ का रहने वाला होता है, इसलिए उसको सारी माइंस का आइडिया होता है, जिसकी वजह से वो जिग जैग पोजीशन में माइक की तरफ आता है। माइक इस आदमी को अपनी पानी की बोतल देता है और बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में वही पानी की बोतल होती है वो जिग जैग पोजीशन में माइक की तरफ भागते हुए आती है। अब माइक के पास एक सोल्जर का टॉय होता है जो माइक इस छोटी बच्ची को दे देता है। फिर वो छोटी बच्ची वहाँ से भागकर चली जाती है और फिर अगले दिन जब वो आदमी वापस आता है और माइक को देखता है कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें किसी जानवर ने नहीं खाया। अब वो आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता और उस आदमी से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि माइंस कहाँ कहाँ पर है, जिसकी वजह से तुम जिग जैग पोजीशन में आते हो। लेकिन ये गांव का आदमी माइक से कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि माइंस कहाँ पर है। वो अगर सीधा चलता रहा तो एक ना एक दिन मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो जिग जैग पोजीशन में ही चलता रहता है। अब माइक का यहाँ खड़े खड़े दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। इसमें उसका दोस्त टॉमी जो मर चुका है वो भी उसके सामने उसे नज़र आता है। टॉमी माइक से कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगले सीन में रात का टाइम दिखाया जाता है। ये माइक की दूसरी रात होती है जो उसने बिना कदम हिलाए यहाँ पर गुजारनी है और उसके सामने बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं जिनसे वो रात भर फाइट करता है और बहुत सारे डॉग्स को मार देता है। और जब सुबह वो अपनी घड़ी को देखता है तो उस तक हेल्प पहुँचने में अभी भी 7 घंटे का वक्त होता है। अब माइक को यहाँ खड़े खड़े 45 घंटे हो चुके हैं और 45 घंटे से वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला। इतने में माइक को रेडियो पे कॉल आती है और उसका सीनियर उसे बताता है कि तुम्हारे पास जो हेल्प भेजी गई थी वो 10 घंटे और भी लेट हो जाएगी। इसके बाद माइक बुरी तरह से टूट जाता है। अब माइक का सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम 17 घंटे का इंतज़ार कर सकते हो, तो माइक उसे बताता है कि बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके बाद वो सीनियर माइक की उसकी वाइफ से बात करवाता है और माइक अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांग लेता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइक को एक बार फिर से ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर माइक को उसकी वाइफ उसके सामने बैठी हुई नज़र आती है। अब माइक बिल्कुल यहाँ पर खड़े खड़े थक चुका होता है, जिसकी वजह से वो गिरने लग जाता है। लेकिन वही गांव का आदमी वापस आता है और माइक को पकड़ लेता है और फिर माइक को बताता है कि एक दिन उसका भी पैर माइन के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था। इसके बाद ये गांव का आदमी माइक को अपनी स्टोरी सुनाता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होगी जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये गांव का आदमी माइक को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है और उसे बताता है कि मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं यहाँ पर माइंस को निकाल कर बेच देता हूँ और उसके बाद एक खाली कैन इसी माइन की जगह डाल देता हूँ ताकि आर्मी को इस पर शक ना हो सकता है तुम्हारा पैर किसी कैन के ऊपर आया हो। इसके बाद ये गांव का आदमी उसे बताता है कि जो छोटी बच्ची तुम्हें पानी पिलाने आई थी वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें ख्याल ही आया था। उसका भी पैर एक माइन के ऊपर आया था, जिसकी वजह से वो मर चुकी है। ये गांव का आदमी माइक को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए।
जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और माइक को फिर से उसके साथ छोटी बच्ची नज़र आती है। अब उस टेररिस्ट के आदमी आ जाते हैं और वो माइक को यहाँ पर फंसा हुआ देख लेते हैं, जिसके बाद माइक को गोलियां लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन माइक उनको एक एक करके स्नाइपर से शूट कर देता है। अब माइक के सामने वो टेररिस्ट आ जाता है जिसे उसने मारना होता है, लेकिन माइक जब उसको मारने लगता है तो इसकी बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। ये सब माइक का वहम होता है, बल्कि उसके सामने उसके फादर खड़े होते हैं। अब माइक को बचाने वाली टीम भी आ जाती है, लेकिन माइक की लोकेशन उनको नहीं पता होती, जिसके बाद माइक के पास कोई रेडियो भी नहीं होता, लेकिन माइक के पास एक फ्लेयर बम होता है जो माइक से कुछ कदम दूर पड़ा होता है, जिसे उठाने के लिए माइक को आगे बढ़ना होगा। अब माइक बिल्कुल थक चुका होता है और उसे उस गांव वाले आदमी की बातें याद आती हैं कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद वो उस फ्लेयर को उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से माइक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जब माइक उस जगह को खोदता है तो उसके अंदर से एक केन का डब्बा निकलता है जो गांव के आदमी ने उसे बताया था। जब माइक इस डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर से टॉय निकलता है। माइक बुरी तरह से रोने लग जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइक बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच जाता है और एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उसके सामने आ जाती है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा लड़ा करता था। लेकिन अब माइक को समझ आ चुकी है कि कौन उससे कितनी मोहब्बत करता है और वो एक चीज़ समझ चुका है कि उसे हमेशा आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।